उत्तर पूर्व का सिक्किम भारत का एक खूबसूरत राज्य है और इसका इतिहास भी उतना ही रोचक है। एक खूबसूरत और पीसफुल बुद्धिस्ट जगह होने के बावजूद भी सिक्किम एक सामरिक केंद्र के रूप में हमेशा बना रहा। प्राचीन काल से ही भारत और तिब्बत के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ते रहे, जिसमें सिक्किम एक अहम भूमिका निभाता रहा। 1641 तक सिक्किम लेजपा, लिम्बू, मगहर जैसे अलग अलग कबीलों के रूप में पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में बटा रहा और यह बहुत नॉर्मल था कि इन तीनों कबीलों में आपस में संघर्ष होते रहे, जब तक कि 1642 में वहाँ चोग्याल शासन की स्थापना नहीं हो गई। 17वीं सदी के प्रारंभ में तिब्बत में आपसी संघर्ष की स्थिति से भूटिया सिक्किम में आ गए। इससे सिक्किम में सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ और सिक्किम बुद्ध धर्म और तिब्बत के प्रभाव में आ गया। इनमें से चोग्यालों ने चतुराई से 3 बुद्धिस्ट लामाओं को इकट्ठा किया, जिन्हें युकुम कहा जाता था, और शीघ्र ही लेजपा और मगर को शांत करके 1642 में चोग्याल वंश की स्थापना की, जिसके पहले शासक फुनत्सोग नामग्याल रहे। उन्होंने लगभग 60 वर्षों तक सिक्किम में शांतिपूर्वक शासन किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद चोग्याल राजवंश आंतरिक सत्ता के संघर्ष में फंस गया और इसने नेपाल और भूटान को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का एक मौका दे दिया। 18वीं सदी के अंत तक आते आते नेपाल और भूटान के लगातार आंतरिक हस्तक्षेपों से सिक्किम लगातार कमजोर होता चला गया। 1788 में नेपाली गोरखा आर्मी ने सिक्किम पर आक्रमण किया और चोग्याल राजा को तिब्बत में शरण लेने पर मजबूर कर दिया। अब चोग्याल शासकों ने चीन से मदद ली और पुनः सिक्किम पर अपना शासन स्थापित किया। इसी दौरान भारत में ब्रिटिश अपना पैर जमा चुके थे, जो लगातार सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। सिक्किम पर लगातार अंग्रेजों की निगाहें बनी हुई थी। वे लगातार इसको कब्जाने का मौका ढूंढते रहते थे और उन्हें यह मौका मिल भी गया। नेपाल पहले भी सिक्किम पे कई बार आक्रमण कर चुका था और वो इसी के साथ अंग्रेजों के साथ भी संघर्ष में उलझ गया। इसी तरह नेपाल अंग्रेज और सिक्किम का एक कॉमन शत्रु बन गया। 1814 में तराई के मैदान को लेकर अंग्रेजों और नेपाल में संघर्ष हुआ। यह प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की श्रृंखला थी, जिसका अंत सगोली की संधि के साथ नेपाल को करना पड़ा और नेपाल को काफ़ी झुकना पड़ा। इसी क्रम में अंग्रेजों ने सिक्किम के साथ तितलिया की भी संधि कर ली और सिक्किम को अपने पक्ष में कर लिया। अंग्रेजों को भय था कि रूस तिब्बत से भारत के लिए आ सकता है, अतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिब्बत पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। लाजमी है कि सिक्किम और नेपाल पर भी प्रभाव बढ़ना था। इसके साथ साथ अंग्रेज चीन व तिब्बत के साथ व्यापार मार्ग की खोज कर रहे थे। सौभाग्य से प्राचीन रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट भी कहा जाता है, जो सिक्किम के मोरंग क्षेत्र व चुम्बी घाटी से जाता था, अंग्रेजों को बहुत पसंद आ गया। 1825 में मोरंग क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने व कर बढ़ाने से सिक्किम और ईस्ट इंडिया कंपनी में तनाव बढ़ना शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। 1835 में उसने सिक्किम के दार्जिलिंग को ब्रिटिश भारत में मिला लिया और सिक्किम का दीवान अंग्रेजों को इसका लगान देने लगा। परंतु ये तनाव अंग्रेजों और सिक्किम के बीच लगातार बढ़ता रहा। अंततः 1861 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्णतः दार्जिलिंग जिला व तराई क्षेत्र को ब्रिटिश भारत में मिला लिया और इसी वर्ष कंपनी और सिक्किम ने तुमलोंग की संधि की, जिससे सिक्किम भारत का एक संरक्षित राज्य बन गया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद यद्यपि सिक्किम का पूर्णतः विलय नहीं किया गया, लेकिन सिक्किम अभी भी भारत का एक संरक्षित राज्य था, जिसमें संचार, डिप्लोमेसी और विदेशी मामले भारत देख रहा था। भारत पर सिक्किम की संप्रभुता का भार आ चुका था और इसी के तहत 1950 में भारत सिक्किम ने एक मैत्री संधि भी की। 1953 में भारत की मदद से सिक्किम में चोग्याल शासन के अंतर्गत एक संवैधानिक सरकार का गठन हुआ। सिक्किम में कई राजनीतिक दलों का उदय हुआ, जिसमें सिक्किम कांग्रेस, सिक्किम नेशनल पार्टी, स्वतंत्र दल, जनता दल आदि थे। सिक्किम भारत के रिश्ते हमेशा चीन की वजह से प्रभावित होते रहे हैं। 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आ गए
तब भारत और चीन के मध्य तिब्बत और दलाई लामा के ऊपर तनाव बढ़ता चला गया। नतीजन 1962 में चीन भारत का युद्ध भी हुआ। इस युद्ध के दौरान सिक्किम की वास्तविक सामरिक महत्ता सामने आई। भारत ने सिक्किम के सभी सामरिक मार्गों का उपयोग भी किया। 1963 में ताशी नामग्याल और 1965 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद सिक्किम में पुनः राजनीतिक हलचलें तेज होती चली गईं। परंतु इस समय भारत का नेतृत्व एक प्रभावशाली नेता इंदिरा गांधी के पास आ चुका था, जो सिक्किम के राजतंत्र और संरक्षित राज्य के रूप में सहमत नहीं थी। सिक्किम में राजनीतिक सरगर्मियों के बाद चोग्याल शासक भारत से भी अपने संबंधों पर सवाल उठाने लगे और कुछ तो दार्जिलिंग की कुछ भूमि पर अपना हक भी जताने लगे, जिससे भारत और सिक्किम के रिश्तों में तनाव शुरू हुआ। सिक्किम की राजनीति का एक अहम मोड़ सिक्किम के अंतिम चोग्याल शासक पॉल्डोन नामग्याल की एक अमेरिकी महिला से शादी करने पर शुरू हुआ, जो संभवतः एक CIA की एजेंट भी थी। इसके बाद सिक्किम ने राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती चली गई। 1975 तक सिक्किम में काफ़ी भारत विरोधी घटना शुरू हो चुकी थी। भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय और इंदिरा गांधी इस घटनाक्रम को लगातार देख रहे थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और प्रधानमंत्री कार्यालय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लगातार सिक्किम की राजनीतिक हलचलों को देख रहे थे। अप्रैल 1974 के सिक्किम के आम चुनाव में भारत समर्थित सिक्किम नेशनल कांग्रेस सत्ता में आई, जिसने आम अधिकारों का सशक्तिकरण किया। उस समय सिक्किम संरक्षित राज्य था, अतः सिक्किम को सहयोगी राज्य बनाने के लिए मांगे की गई। चोग्यालों ने स्वतंत्र और पारदर्शी जनमत करने की मांग की, जिसे मान भी लिया गया। अप्रैल 1974 में भारत में विलय को लेकर सिक्किम में एक रेफरेंडम कराया जाना था, जिसमें 99% लोगों ने भारत में विलय के लिए समर्थन किया। परंतु सिक्किम की राजतंत्रशाही भारत के पक्ष में न थी और इंदिरा गांधी यह जानती थी। प्रधानमंत्री कार्यालय और तत्कालीन नेतृत्व इंदिरा गांधी ये जानती थी कि तत्कालीन अवस्था में कुछ तुरंत किया जाना चाहिए। अप्रैल 1974 को राजमहल में भारतीय सेना घुसी और चोग्याल शासकों को नियंत्रित किया गया और सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। इस तरह भारत ने सिक्किम के 99% लोगों की इच्छा का सम्मान किया और भारत में सिक्किम को मिलाया गया। इसका पूरा श्रेय भारतीय तत्कालीन नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री कार्यालय और खुफिया एजेंसी रॉ को दिया जाना चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।